Welcome to the world of GK, GK Sansar. Let's start Das Kardam GK series, part 3. फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, किसी प्रदेश की शासनात्मक शक्ति कौन है? मुख्यमंत्री, मंत्रियों की समिति, राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति? तो इसके लिए मात्र आपको 5 सेकंड का वक्त मिलेगा और उन्हीं 5 सेकंड में आपको आंसर नोट कर लेनी है अपने नोटबुक में, और कोई चीटिंग नहीं, ईमानदारी से आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। आपको मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी राज्य का जो शासनात्मक शक्ति होती है वो राज्यपाल के अंडर निहित होती है। देखिए, जिस प्रकार देश का जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं राष्ट्रपति, उसी प्रकार राज्य का राज्यपाल होता है। लेकिन अब ऐसा देखा जाए तो वास्तविक जो शक्तियां होती हैं वो मुख्यमंत्री के हाथों में निहित होती हैं। राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अनुच्छेद 55 के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, इसके साथ साथ ही राज्य विधायिका जो कि विधानसभा कहलाता है, इसके द्वारा निर्वाचित सदस्यों को 5 वर्षों की अवधि के लिए राष्ट्रपति को चुनने का अधिकार प्राप्त है। और वहीं अगर हम राज्यपाल की बात करें तो अनुच्छेद 153 के मुताबिक देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ऐसा बताया गया है। साथ ही साथ एक व्यक्ति जो होगा वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। और अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इस चीज को आप मेंशन कर लीजिएगा। और वैसे देखा जाए तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा वो प्रसाद पर्यंत है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वो रह सकते हैं, है ना। तो चलिए, आई थिंक आपका यहाँ पे आंसर सही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए और आंसर अपनी नोटबुक में मेंशन कीजिए। भारत में प्राथमिकता की तालिका में केंद्रीय कैबिनेट सचिव का जो पद है वो कौन से रैंक का होता है? 7वां, 10वां, 11वां या फिर 8वां? तो सही आंसर जल्दी से गेस कर लीजिए और मेंशन कर लीजिए अपने नोटबुक में। तो यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा? आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11वां। देखिए, भारत में प्राथमिकता की तालिका में अगर देखें तो केंद्रीय कैबिनेट सचिव का जो पद होता है वो 11वां होता है। पहले स्थान पे आते हैं भारत के राष्ट्रपति, दूसरे स्थान पे आते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, और तीसरे स्थान पे जो आते हैं वो आते हैं भारत के प्रधानमंत्री। चौथे स्थान पे अगर बात करें तो राज्यों के राज्यपाल वह अपने राज्य में होंगे तब, ठीक है। और भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जो आते हैं वो 5वें क्रम में आते हैं। 6वें में आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष। 7वें में आते हैं उप प्रधानमंत्री, संघ के कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत में नीति आयोग के उपाध्यक्ष और राज्यों के मुख्यमंत्री। साथ ही साथ जो भारत रत्न अलंकरण है, जिनको भारत रत्न मिला है, वो भी 7वें क्रम में आते हैं। 8वें की अगर हम बात करें तो भारत के लिए मान्यता प्राप्त जो राष्ट्रमंडल है यानी कि राजदूत हैं वो, और साथ ही साथ राज्यों के राज्यपाल जो अपने राज्य से बाहर होंगे तब, और राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ साथ उपराज्यपाल अपने राज्य क्षेत्र में होंगे तब, ये सभी जो है 8वें क्रम में आते हैं। 9वें क्रम में जो आते हैं भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त। 10वें में आते हैं राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष और नीति आयोग के सदस्य। साथ ही साथ राज्यों के उप मुख्यमंत्री, संघ के राज्य मंत्री और रक्षा मंत्रालय में रक्षा मामलों के लिए जो कोई अन्य मंत्री होगा वो भी इसी क्रम में आएगा। 11वें पे भारत के अटॉर्नी जनरल, कैबिनेट सचिव और CNAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं इसी के अंतर्गत आते हैं। अगर कुछ और बातें हम कर लें तो 12वें पे आते हैं चीफ ऑफ स्टाफ, जो कि पूर्ण जनरल या समकक्ष रैंक का हो, और ये हमें बिपिन रावत पहले CDS हमारे देश के हैं। 13वें पे आते हैं भारत के लिए मान्यता प्राप्त दूतों, जो कि मंत्रियों के पूर्णाधिकारी होते हैं। 14वें पे आते हैं राज्य विधायिका के सभापति और अध्यक्ष और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो अपने अधिकार क्षेत्र में है वो। और साथ ही साथ 15वें की अगर हम बात करें तो राज्यों के कैबिनेट मंत्री अपने राज्य में, और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और दिल्ली के जो मुख्य कार्यकारी काउंसिलर हैं जो कि अपने संघ क्षेत्र राज्य क्षेत्र में हैं, और संघ के उप मंत्री हैं, तो ये सभी 15वें रैंक में आते हैं। तो इतना काफी है, 15 रैंक तक हम लोगों ने देख लिया। तो आई थिंक आपका यहाँ पे आंसर सही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक पदार्थ क्या होगा? सुचालक होगा, कुचालक होगा, प्रतिरोधक होगा या फिर अर्धचालक होगा? तो सही आंसर अपनी नोटबुक को मेंशन कर लीजिए। तो यहाँ पे आई थिंक आप लोगों ने सही आंसर गेस कर लिया है। आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुचालक। देखिए फ्रेंड्स, 0 ताप पर अर्धचालक में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और इसी कारण 0 ताप पर अर्धचालक जो होता है एक कुचालक की भांति व्यवहार करता है। तो यहाँ पे कुचालक सही आंसर हो जाएगा। अपने आंसर को मैच कर लीजिए।
आई थिंक आप लोगों ने सही आंसर गेस किया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जुझार सिंह बुंदेला ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? चलिए आंसर आपके अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इन ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, जल्दी से आप अपने आंसर को नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। तो आई थिंक आप लोगों ने गेस कर लिया है, आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर होगा यहाँ पे शाहजहां। देखिए जुझार सिंह जो थे वो राजा वीर सिंह बुदेला का पुत्र थे और उनके राज्य की शाहजहां की जो सेना थी वह तलाशी लेने के कारण उन्होंने क्या किया था कि शाहजहां के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसे शाहजहां के द्वारा दबा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है सही है। तो आई थिंक आप लोगों ने सही आंसर को गेस किया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर, आंसर कीजिए। मेलकोट मंदिर वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? चलिए ऑप्शन हैं कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर उत्तराखंड। ये मेलकोट मंदिर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहां पे है? तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए कर्नाटक। मेलकोट मंदिर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कर्नाटक के मंड्या जिले में स्थित है और ये 45.82 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर जंगली बिल्ली, तेंदुआ, लंगूर जैसे कई स्तनधारी का क्षेत्र माना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पक्षियों की 230 से अधिक प्रजातियां हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि यह लुप्त साइकस सर्लिनोकिस प्रजाति के लिए भी विशेष रूप से जाना जाता है। चलिए आई थिंक यहाँ पे आपने आंसर सही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के दोनों ओर समय में कितना अंतर होता है? ऑप्शन है 12 घंटे, 8 घंटे, 24 घंटे या फिर 0 घंटे। तो यहाँ पे सही आंसर आपको गेस करनी है और नोटबुक में मेंशन करनी है। तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी 24 घंटे। देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 1884 में निश्चित की गई थी और यह रेखा प्रशांत महासागर के बीच से गुजरती है। यह एक काल्पनिक रेखा है जहां पर तिथि परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है और आई विश आपने सही आंसर को मेंशन किया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कालिदास के किस नाटक में पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कहानी का वर्णन है? तो यहाँ पे ऑप्शन है अभिज्ञान शकुंतलम, मल्लिका अग्निमित्रम या फिर रघुवंशम या विक्रमोर्वशीयम। कौन सा यहाँ पे सही आंसर है? तो जल्दी से आप गेस कर लीजिए अपने आंसर को। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विक्रमोर्वशीयम इज द राइट आंसर। देखिए विक्रमोर्वशीयम कालिदास द्वारा रचित एक नाटक है जिसमें चंद्रवंशी राजा पुरुरवा और स्वर की अप्सरा उर्वशी की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर। सही आंसर गेस कीजिए। बासोश्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर गुजरात। कौन सी राज्य सरकार बासोश्री पुरस्कार से नवाजती है? तो यहाँ पे आई थिंक आप लोगों ने सही आंसर गेस कर लिया है। आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन ए कर्नाटक। बासोश्री पुरस्कार जो है कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाता है और ये जो पुरस्कार है सामाजिक सुधार और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में योगदान के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। अपने आंसर को मैच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, काफी अच्छा प्रश्न है। बेशमर प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस उद्योग में उपयोग की जाती है? आपके ऑप्शन हैं कोयला, एल्यूमिनियम, स्टील या फिर उर्वरक। तो सही आंसर जल्दी से अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिए, आपके अकॉर्डिंग जो सही होना चाहिए। तो आपका समय होता है समाप्त और आई थिंक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी स्टील। स्टील इज द राइट आंसर। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा बेशमर प्रक्रिया का जो उपयोग है पिग आयरन से स्टील बनाने में किया जाता है और इस तकनीक का जो आविष्कार है वो हेनरी बेशमर के द्वारा किया गया था। इसी वजह से हम बेशमर प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों ने सही आंसर को यहाँ पे गेस किया होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए आपके स्क्रीन पर है भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या फिर पटाभी सीतारमैया। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपको अपने नोटबुक में मेंशन करनी है। तो आई थिंक आप लोगों ने आंसर यहाँ पे मेंशन कर लिया होगा। आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर होगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू।
मैं आपको बताना चाहूंगा कि 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की जो कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई थी, उसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन इसकी सार्वजनिक घोषणा नहीं की गई थी। सार्वजनिक घोषणा से पहले इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज के तौर पर भी जाना जाता है, यहाँ पे 1 अगस्त को तिलक दिवस मनाया गया था। ठीक है, और 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस की जो बंबई की बैठक हुई थी ग्वालियर टैंक मैदान में, वहां पर भारत छोड़ो आंदोलन के जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी दी गई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, और 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पे पूरे देश में एक साथ इसे आरंभ किया गया था, आरंभ हुआ था। यहाँ पे 2 चीजों को याद रखना है कि गांधी जी ने जो नारा दिया था इस दौरान, वो दिया था करो या मरो का। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि करो या मरो का जो नारा है गांधी जी ने कब दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। लेकिन एक चीज आपसे मैं पूछना चाहूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करनी है, और देखूंगा कितने लोग सही आंसर देते हैं कि भारत छोड़ो का जो नारा है वह किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। तो इस तरह से जो 10 क्वेश्चन थे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, और आपके लिए जो चैलेंज है वो है कि 10 में से आपको 6 प्रश्नों के सही आंसर देने हैं। तो क्या आपने चैलेंज को पूरा किया है या नहीं, ईमानदारी से आप कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। और